अध्याय 7 न्यायालय के बारे में देखते हैं। न्यायालय 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 सचिन सर का है, यूपी टेट टीचर में भी काम देगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसमें न्यायाधीशों की संख्या आप देखिएगा तो 34 हुआ है। पहले 32-33 के था, नहीं, अब 34 हो गया। जो दिल्ली में है 34 हुआ। भारत के संविधान के अनुसार बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित मिलाकर के कुल 34 न्यायाधीश होगा। 34 न्यायाधीश में एगो मुख्य न्यायाधीश होगा, 33 का अन्य न्यायाधीश होगा। इनमें विभिन्न उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक कार्यों के अनुभव वाले न्यायाधीश शामिल होंगे। मैंने विभिन्न मैंने अलग अलग उच्च न्यायालय, जैसे पटना उच्च न्यायालय, ये अन्य न्यायिक कार्य के अनुभव वाले न्यायाधीश शामिल होंगे 34 न्यायाधीश में। अलग अलग हाई कोर्ट के अनुभव ले रहेगा, अलग न्यायिक कार्य के अनुभव के अनुसार 34 को न्यायाधीश बनेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 34 न्यायाधीश है, 34 न्यायाधीश अलग अलग उच्च न्यायालय अलग अलग न्यायिक कार्य का अनुभव वाला रहता है। वही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। पूछेगा सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट, ये इसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। संविधान का आधारभूत ढांचा होता है। संविधान के आधारभूत ढांचा मतलब मूल ढांचा के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। संविधान का आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट कैसे करता है सर्वोच्च न्यायालय? तो मैंने मूल ढांचा इसमें संशोधन नहीं कर सकता है, वही आधारभूत ढांचा है। यही सर्वोच्च न्यायालय ही इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि केशवानंद भारती 1973 में, केशवानंद भारती बनाम 1973 में केस हॉल था। इसमें बोला गया था कि संविधान के आधारभूत ढांचा यानी कि मूल ढांचे को कोई संशोधन नहीं कर सकता, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय बोला था। केशवानंद भारती 1973 में बोला था सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, कहने का मतलब है ना, केशवानंद भारती बाद 1973 में केस हॉल था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बात बोला था कि संविधान के संशोधन होगा, पर संशोधन तो होगा पर बुनियादी संरचना सिद्धांत स्थापित किया जाएगा। मैंने बुनियादी संरचना जो है, जो आधारभूत जो है संविधान का मूल ढांचा है, वही बुनियादी संरचना, उसके सिद्धांत स्थापित किया जाएगा, तब जाके, है ना। फिर से एक बार, केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? संविधान के संशोधन पर बुनियादी संरचना सिद्धांत स्थापित किया था। संविधान का संशोधन होगा ना, उसको बुनियादी संरचना दिया जाएगा, तब जाकर संविधान का संशोधन होगा। इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि बुनियादी संरचना जो है सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। संविधान में जो संशोधन होता है उस संविधान को संशोधन संसद करेगा, बट लेकिन संविधान के मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता है। बुनियादी संरचना सिद्धांत बोलता है कि संसद चाहेगा तो संविधान का संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के जो मूल संरचना है उसको संशोधन नहीं करेगा, उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। यही बुनियादी संरचना सिद्धांत बोलता है। 1973 के केशवानंद भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय बोलता है। यह निर्णय भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र में एक मील का पत्थर बन गया, है ना। भारतीय संविधान जो है वो न्याय शास्त्र दिलाने में मील का पत्थर बन गया, कि मतलब कभी भी मूल संरचना में सिद्धांत को संशोधन करबे न करेगा, इसलिए मील का पत्थर बन गया न्याय शास्त्र में। कौन? संविधान का मूल संरचना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। केशवानंद भारतीवाद का बोलते हैं 1973 में, इसमें क्या बोला गया? सर्वोच्च न्यायालय क्या बोला था? संविधान का संशोधन पर बुनियादी संरचना सिद्धांत दिया था। ये बुनियादी संरचना सिद्धांत कौन सा का हुआ? संसद चाहेगा तो संविधान का संशोधन कर सकता, लेकिन संविधान के मूल संरचना को नष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि मूल संरचना में संशोधन नहीं होना चाहिए। यही से चलते भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र में एक मील का पत्थर बन जाता है संविधान। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है।
किस में? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में करता है। कहने का मतलब है ना, भारतीय संविधान जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्च न्यायालय में नहीं करता, जिला सत्र न्यायालय में नहीं करता, संसद में नहीं करता। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जब भी होगा ना, इसकी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में होता है न्यायाधीश की नियुक्ति, या कोई भी न्यायाधीश की तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में होता है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि दिल्ली है सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है। मतलब कुछ तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसा संविधान में के द्वारा हो गया। तदर्थ न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में होगा, वही तदर्थ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश द्वारा आवश्यक होने पर अस्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश होता है किसके द्वारा होता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है। अब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है तो कब? जब जरूरत पड़ेगा तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी रूप से होता है। इसका उद्देश्य काहला है? इसका उद्देश्य यही है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो मुख्य न्यायाधीश का द्वारा होता है जरूरत पड़ने पर, उसका उद्देश्य यही है कि न्यायालय में मामलों के निपटाने की गति को बनाए रखना। जब न्यायालय में कोई मामला आ जाता है, वो मामला देरी से निपटता है, उस मामलों को निपटाने के गति को जारी रखते रहना, ताकि मामला बंद न हो, वो मामला निपटते रहे, उसकी गति को जारी बनाए रखना चाहिए। इसलिए न्यायालय में मामलों के निपटाने के, कोई मामला है वो निपटाने को, मामला बंद न हो जाए, इसलिए मामला को निपटाने के लिए, जारी रखने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। उच्च न्यायालय जो पटना में है, उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय जो औरंगाबाद में है, दोनों में तदर्थ न्यायाधीश की अलग अलग व्यवस्था नहीं है। चाहे उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय, दोनों में तदर्थ न्यायालय की व्यवस्था एक ही है। तो यहाँ सवाल का बनेगा, भारतीय संविधान के द्वारा कहा होता है सर्वोच्च न्यायालय में होता है, सर्वोच्च न्यायालय में कहा होता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय करता है। और सर्वोच्च न्यायालय करता है, तदर्थ न्यायालय की व्यवस्था कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। कब करेगा? आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी आधार पर तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति करता है। काहे करता है? कि न्यायालय में मामला को निपटाने की गति जारी रहे, ताकि मामला निपटते रहे। तदर्थ न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों में समान होता है, अलग अलग नहीं होता। संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? कोई भी संवैधानिक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो संविधान के अनुसार होता है, उस प्रश्न की सुनवाई कौन करता है? कितने न्यायाधीश करता है? संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई न्यायाधीश करता है। न्यायाधीशों में कितना न्यायाधीश करता है? तो 5 न्यायाधीश जो है संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई करता है। संविधान के महत्वपूर्ण बात या संवैधानिक प्रश्न की बात, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होता है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करता है, और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 न्यायाधीश, जैसे 34 न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ करती है ना, संवैधानिक महत्व के और संवैधानिक प्रश्न की सुनवाई। इसने संविधान पीठ कहा जाता है। इसी को 5 न्यायाधीश की पीठ करती है, उसी को संविधान पीठ कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बोला गया है। अनुच्छेद 145 के 3 बोलता है, 3 कि संविधान का महत्वपूर्ण बात, संविधान के प्रश्नों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ करेगा। इसी को संवैधानिक पीठ कहते हैं। 145 के 3 के तहत ऐसा अनुच्छेद में बोला गया है। संवैधानिक मामलों में निर्णय लेने के लिए 5 या अधिक न्यायाधीश की आवश्यकता संख्या निश्चित करता है। कम से कम 5 होगा, लेकिन अधिक को चलेगा। 5 न्यायाधीश कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा तो चलबे करे, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ यहाँ लिखा है। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई है? लोक अदालत जो है इसके द्वारा पहली बार मुकदमा की सुनवाई होल था। तो पहली बार जब मुकदमे की सुनवाई होल था, कब होल था? लोक अदालत ने पहली बार मुकदमा कब दिया था? 6 अक्टूबर 1985 को 6
6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालत ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई किया था। इसलिए भारत में लोक अदालत की पहली सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 को था। लोक अदालत का उद्देश्य क्या है? विवादों को त्वरित करना और सुलभ समाधान प्रदान करना। कोई भी लोक अदालत बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही है विवादों को त्वरित करना। विवादों को त्वरित माने तुरंत खत्म कर देना है, और सुलभ समाधान करना माने आसानी से समाधान कर देना है विवाद को। यह अदालत विशेष रूप से मामलों का निपटारा सुलह और समझौता के माध्यम से करते हैं। मामले को निपटारा और सुलह करवाता है। कोई मामला आता है वो निपटारा सुलह कराता है, इसलिए विवादों को त्वरित करता है, और समझौते के माध्यम से करता है, इसलिए सुलभ समाधान करता है। मतलब कि लोक अदालत बनाने के काम यही है कि मामलों को निपटार देता है और सुलह करवा देता है दो पक्षों की लड़ाई में, और समझौता के माध्यम से होता है कोई चीज़ सुलभ। आम जनता के लिए न्याय प्रणाली को सरल, आम और कम खर्चीला बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आम जनता के लिए न्याय प्रणाली का सरल होता है, आसानी रूप से न्याय मिल जाता है उसको, आम जनता को, और कम खर्चा में होता है। तो सवाल उठा है कि लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत की पहली सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 को था। और लोक अदालत क्यों बनाया गया था? तो इसका उद्देश्य यही था विवादों को तुरंत खत्म कर देना है, सुलभ समाधान करना है, और मामलों को निपटा देना है, और सुलह करा देना है, और समझौता के माध्यम मामला खत्म करना है, ताकि आम जनता के लिए भी न्याय प्रणाली सरल हो जाए और कम खर्चीला में न्याय मिल जाए आम जनता को। इसलिए लोक अदालत की पहली सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 को था। दादर और नगर हवेली दोनों भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? किस उच्च न्यायालय में आता है? दादर नगर हवेली जो है केंद्र शासित प्रदेश दोनों है, किस उच्च न्यायालय में आता है? बम्बई वाला में आता है। बम्बई उच्च न्यायालय जो है इसी के अंतर्गत दादर नगर हवेली आता है, बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। गुजरात वाला में नहीं आता है, ठीक ना। दादर नगर हवेली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य यही है न्यायिक मामला में जो भी होगा न्याय दिलाने में प्रभावी होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और त्वरित निर्णय होना चाहिए। जल्दी निर्णय देने के लिए दादर नगर हवेली को बम्बई उच्च न्यायालय में शामिल किया गया है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उच्च न्यायालय से इसका प्रशासनिक और न्यायाधिक संबंध भिन्न है। माने केंद्र शासित प्रदेश दूसरा है और राज्य के उच्च न्यायालय जो भी उस सबसे अलग प्रशासनिक और न्यायिक संबंध भिन्न होता है, क्योंकि इस बम्बई के अंतर्गत आता, बम्बई से मिले जुलेगा सरकार। खाली जगह किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अखिल न्यायालय का स्थापना दिया गया है? कौन सा सर्वोच्च, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अखिल न्यायालय माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को अखिल न्यायालय माना गया है अनुच्छेद 129 के तहत। 129 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है 129। अनुच्छेद 129 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा मिला है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय का दर्जा मिला है 129 अनुच्छेद के तहत। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय का दर्जा मिला है वही सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय और कार्यवाही को रिकॉर्ड करता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है रिकॉर्ड करना, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा गया है कि अपना जो भी निर्णय देता है, फैसला देता है सर्वोच्च न्यायालय, उसका निर्णय क्या होगा और उसका कार्य क्या क्या उस सब का रिकॉर्ड करता है सर्वोच्च न्यायालय। यह दर्जा अदालत को अपनी कार्यवाही के प्रमाण और अपने फैसलों को बाध्यकारी बनाने की शक्ति देता है। यह दर्जा जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो मिला है, इससे पता चलता है कि अदालत को अपनी कार्यवाही का प्रमाण होता है। कोई भी अदालत अपना जो काम किया है, कार्रवाई दिया है, उसको प्रमाण मिलता है ना। तो निर्णय और कार्रवाई की रिकॉर्ड रखता है, उससे क्या होता है दलित अदालत की अपनी कार्यवाही का प्रमाण मिल जाता है
कि हम ये कार्रवाई किए हैं और अपने फैसले के बाध्यकारी मानने की शक्ति देता है। फैसला मानने के लिए एक शक्ति मिल जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो भी हो अन्य न्यायालय के लिए उदाहरण माने जाते हैं। अन्य न्यायालय जो है इसी को देखते हुए वो भी अपना फैसला सुनाता है। अन्य न्यायालय भी क्या कहता है, अनुच्छेद 129 बोलता है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यही हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना निर्णय देता है और कार्यवाही जो भी करता है उसका रिकॉर्ड रखता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अभिलेख न्यायालय का दर्जा इसलिए मिलल है कि अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी कार्यवाही के जो भी प्रमाण और अपना फैसला को बाध्यकारी मानने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है जो भी निर्णय देता है वो अपने अन्य न्यायालय के उदाहरण बन जाता है। अन्य न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के एग्जाम्पल देकर के ही माने उदाहरण प्रेसिडेंट माने जाते हैं। उसी के अनुसार अन्य न्यायालय भी फैसला देता है सर्वोच्च न्यायालय को देखते हुए। सर्वोच्च न्यायालय जो भी कह दिया वो फैसला अन्य न्यायालय को मानना पड़ता है। मौलिक अधिकार पर युक्ति संग रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया? कह रहा है मौलिक अधिकार पर युक्ति संग रोक लगाना है। युक्ति संग मौलिक अधिकार पर किसको रोक लगाना है? युक्ति संग रोक लगाना है। इसके लिए संविधान जो है, संविधान किस संस्था का अधिकृत करेगा कि मौलिक अधिकार पर युक्ति संग रोक लग जाएगा? ऐसा संसद चाहेगा तो मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है, वो भी युक्ति संग रोक। मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है संसद, क्योंकि संसद ही संशोधन करता है संविधान का संशोधन करके संसद मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय तो फैसला देता है गलत है कि सही। संविधान मौलिक अधिकार को सुरक्षा रखता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है। निरंकुश मतलब कि संविधान में जो मौलिक अधिकार लिख दिया गया है इसका मतलब नहीं कि इसको कोई हटा ना सकता है, इसको हटा भी सकता है, इसलिए निरंकुश नहीं है। इसको जब सांसद हटा सकता है संशोधन करके। सांसद को यह शक्ति दी गई है कि वह युक्ति संग प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकता है। सांसद चाहेगा कोई कानून बना करके मौलिक अधिकार पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। इसलिए संविधान निरंकुश नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं, मौलिक अधिकार पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा करके है ना 7 से 6 कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 300 के कम में रख दिया गया 1978 44वां संविधान संशोधन के तहत। यह प्रतिबंध जो है मौलिक अधिकार को सांसद चाहेगा कानून बना करके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। यही प्रतिबंध जो है जनहित, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शिष्टाचार जैसे कारणों से लगाया जाता है। जब लगे कि मौलिक अधिकार से जनहित, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और शिष्टाचार गड़बड़ा रहा है मौलिक अधिकार में, तो उसके कारण पर प्रतिबंध लगा सकता है संसद मौलिक अधिकार पर। इस प्रकार संसद ही केवल कोई नहीं मौलिक अधिकार पर सीमित और युक्ति संग रोक लगा सकता है ना। इसलिए लगाने वाला अधिकृत संस्था है संसद, कोई नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में वही सर्वोच्च न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय कहते हैं अनुच्छेद 148 के तहत, वही सर्वोच्च न्यायालय में 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। 129 अनुच्छेद। यही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में अभी 34 गो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश मिला करके, उसको बढ़ा घटा सकता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो संसद ही मौलिक अधिकार पर कानून बना करके रोक भी लगा सकता है, और संसद ही चाहेगा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। संविधान में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश है। संविधान में प्रारंभ जब होता शुरू संविधान लिखा जा रहा था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीश की संख्या देखा जाए, टोटल को एगो मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 7 गो न्यायाधीश थे। शुरू संविधान लिखा जा रहा था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में। समय पर बढ़ते मामलों को देखते हुए, आवश्यकता के अनुसार देखते हुए संसद ने क्या किया, अधिनियम बनाया, मैंने कानून बना करके न्यायाधीश की संख्या बढ़ा कर 34 बढ़ा दी है। संसद विशेष कानून, सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजों की संख्या, मैंने जजों की नंबर ऑफ जज एक्ट लगा करके, विशेष कानून लगा करके 12 पारित कर, यह संख्या निर्धारित करता है। संसद विशेष कानून लगाता है, और विशेष कानून लगा करके है ना न्यायाधीश की संख्या को निर्धारित करता है संसद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को यह शक्ति नहीं है कि संसद को न्यायाधीश को बढ़ा सकता है। तो पूछेगा संविधान में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, तो 7 गण न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। समय बढ़ता गया तो बढ़ाने का अधिकार न्यायाधीश की संख्या बढ़ गई। ऐसा विशेष कानून पारित करके संख्या निर्धारित करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इसमें कोई हाथ नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब बोलता है, 1916 में बोलता जी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को बोलते हैं। यह न्यायालय बिहार राज्य का उच्चतम न्यायिक निकाय है ना। बिहार राज्य का उच्चतम हो गया, लेकिन देश के लिए उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायिक निकाय है। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल से अलग करके स्थापित किया गया था। मैंने पहले उच्चतम न्यायालय जब पटना वाला था, ब्रिटिश शासन के समय बंगाल से अलग होकर दिया गया था इसको। वर्तमान में यह बिहार राज्य के न्यायिक प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है। बिहार राज्य के न्यायिक प्रशासन में न्याय दिलाने के मामले में सर्वोच्च संस्था यही है। 3 फरवरी 1916 वाला जो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल से अलग कर दिया गया था, पटना उच्च न्यायालय। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसे न्यायाधीश की संख्या बढ़ाना और घटाना काम है संसद करेगा, लेकिन नियुक्ति करेगा आपको राष्ट्रपति द्वारा होता है। मान लें कि संसद का दिया कि मुख्य न्यायाधीश की संख्या 34 होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में, तो 34 होगा। 34 को नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। वो बढ़ा दे, सीट बढ़ाएगा घटाएगा संसद, न्यायाधीश का सीट बढ़ाएगा घटाएगा संसद, लेकिन संसद सीट कम बेसी कर सकता है, लेकिन नियुक्ति करेगा बारी अगर न्यायाधीश के तो राष्ट्रपति करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति वरिष्ठतम न्यायाधीश की परंपरा के अनुसार करता है, आधार पर करता है। वरिष्ठतम का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होना चाहिए, सबसे बूढ़ा न्यायाधीश होना चाहिए। उसी बूढ़ा न्यायाधीश का परंपरा चल रहा है, उसी के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति की प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली भी महत्व है। कॉलेजियम प्रणाली अपना करके, कॉलेजियम माने वही हो गया, कॉलेजियम प्रणाली अपनाता है, तब देखता है वरिष्ठतम न्यायाधीश की परंपरा के आधार, इसी पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है राष्ट्रपति। फिर संसद, लोकसभा और प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा रहे संसद, लोकसभा रहे प्रधानमंत्री, ये तीनों का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। हाँ, संसद चाहेगा तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या कम बेसी कर सकता है, लेकिन नियुक्ति नहीं करेगा। नियुक्ति करेगा तो सिर्फ राष्ट्रपति, कोई नहीं। जनहित याचिका PIL द्वारा, जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। कब आई है पता नहीं, देखते हैं। न्याय मिलने में बढ़त आई है, तो देखते हैं। PIL के माध्यम से आम नागरिक जो है, आम नागरिक जनता लोग सामाजिक और सार्वजनिक हित के मामले में न्यायालय तक पहुंच सकते हैं। हाँ, PIL जो है ना, जनहित याचिका जो PIL, इसके द्वारा आम जनता लोग न्यायालय तक पहुंच आते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में गिरावट नहीं होगा।
सरकारी कामकाज में बाधा तो न होगा। न्याय मिलने में बढ़त, हाँ न्याय मिलने में बढ़त आई है, न्याय मिलने में बाधा तो नहीं होगा। मैंने PIL द्वारा कहा था न्याय मिलने में बढ़ गया, न्याय मिलने में बढ़त हो गया, मैं न्याय मिलने आसानी से हो जाता है ना, जल्दी जल्दी न्याय मिलता है, तो न्याय मिलने की संख्या बढ़ गया है, न्याय मिलने में बढ़त हो गया। इसे कहा था PIL के द्वारा आम जनता सार्वजनिक और सामाजिक रूप से न्याय तक पहुंच पाते हैं। तो PIL के द्वारा कहा था न्याय मिलने में बढ़त हो गया है। पहले न्याय मिलता था 10 को, अब बढ़ के हो गया न्याय 12, 14, 15, इसी तरह से बढ़ रहा है उनका। PIL के माध्यम से आम नागरिक जो है जनहित याचिका बोलते हैं इंग्लिश में, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। PIL के माध्यम से यानी जनहित याचिका PIL के माध्यम से आम नागरिक सामाजिक और सार्वजनिक हित के मामले में न्यायालय तक पहुंच पाते हैं। आम नागरिक जनता जो लोग हैं सामाजिक रूप से और सार्वजनिक रूप से न्यायालय से तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आम जनता लोग PIL के माध्यम से उनका भी, आम जनता को भी न्यायालय तक पहुंचता है तो न्याय मिल जाता है उनको। इससे न्याय प्रणाली अधिक सुलभ हो गया और जवाबदेही हो गया, अधिक सुलभ हो गया, आसानी से लोग न्याय पा लेते हैं और जवाबदेही हो जाता है, सरकार इसको जवाब देता है। भारतीय संविधान के व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णय, वो भी अर्थ निर्णय होना चाहिए। किसे माना जाता है? तो संविधान के व्याख्या करना है तो अंतिम निर्णय, वो भी अर्थ निर्णय लेने का हक न्यायपालिका का है। न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का हक है, और न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय का हक है। वही संविधान की व्याख्या करेगा, अंतिम निर्णय वही होता है। जैसे संसद तो ऐसे संविधान की व्याख्या कर देगा, या संविधान का संशोधन करेगा संसद, लेकिन गलत किया संशोधन का, अच्छा किया संशोधन, इसका व्याख्या का अंतिम निर्णय न्यायालय ही पास करता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं। भारतीय संविधान की व्याख्या करना है, उसका अंतिम अधिकार जो है न्यायपालिका के पास है व्याख्या करने का। भले संशोधन करना होगा संविधान के तो संसद है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, और न्यायालय में भी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। सांसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं, परंतु उसकी वैधता की जांच न्यायपालिका करता है। वैधता मतलब कि संसद जब संविधान में संशोधन कर देता है, वो संशोधन कितना दिन के लिए चलेगा और कितना दिन के बाद खत्म हो जाएगा, अच्छा है कि बुरा है संविधान में संशोधन, उसकी वैधता की जांच न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार प्राप्त नहीं थे। कोई भी व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है, जो अपीली प्रणाली के अनुसार जनहित याचिका के द्वारा अपीली प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है। कहने का मतलब जिला, कोई व्यक्ति है जिला जज जो है, जिला का जो जज है वो न्यायालय में फैसला दिया, वो व्यक्ति उस जिला जज वाला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो वह व्यक्ति अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उच्चतम न्यायालय में। जी उच्चतम न्यायालय में जाएगा, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डायरेक्ट। जी गलत है, पहले उच्च न्यायालय जाएगा। कि कोई व्यक्ति जिला जज न्यायालय से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो वह उच्च न्यायालय में जाएगा, उच्चतम में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा डायरेक्ट, मतलब उच्च न्यायालय नहीं होगा तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जिला जज के न्यायालय से दिए गए निर्णय अगर कोई विरुद्ध कोई आदमी संतुष्ट नहीं है तो अपील का अधिकार करेगा, अपील का अधिकार करेगा, उच्च न्यायालय में जाएगा अपील का अधिकार करने के लिए, ताकि जिला जज न्यायालय से संतुष्ट नहीं रहेगा तो अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में जाके। उच्च न्यायालय जिला में नहीं होता, जिला से बड़ा उच्च होता है, ऊंचे में सीधे दिल्ली में नहीं जाएंगे। उच्च न्यायालय जो है पटना वाला,
उच्च न्यायालय संबंधित जिला न्यायालय पर अपीलीय अधिकार रखता है। जिला न्यायालय पर जो भी अपील करेगा उच्च न्यायालय में जाएगा। सत्र न्यायालय जिला न्यायालय से निम्न स्तर का होता है। मैंने सबसे बड़ा दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट, होगा छोटा उच्च न्यायालय, होगा छोटा जिला से भी छोटा सत्र न्यायालय होता है। इसलिए कहा सत्र न्यायालय जो है जिला न्यायालय से भी निम्न स्तर का सत्र न्यायालय है। सत्र न्यायालय जिला न्यायालय से निम्न स्तर का न्यायालय है, इसलिए अपील वहाँ नहीं की जा सकती है। जिला से सत्र में नहीं जा सकेंगे क्योंकि सत्र तो जिलों से छोटा है। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जब मामला संवैधानिक महत्व का हो या विशेष अनुमति SLP दी जाए। कहने का मतलब कि जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, लेकिन सीधे उच्च न्यायालय में जाएगा, हाई कोर्ट पटना में जाएगा। लेकिन अगर आपको जिला से डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो तभी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं जब वह मामला संवैधानिक महत्व का होना चाहिए, जैसे मौलिक अधिकार है ना, उस तरह से मौलिक संवैधानिक महत्व का रहेगा था या विशेष अनुमति SLP दी जाएगा, तब जाके जिला से सीधे दिल्ली जा सकते हैं। भारत में अपीली प्रणाली को बोलते हैं पौनर्वाधिक प्रणाली। पौनर्वा प्रणाली किसे कहते हैं? तो भारत में अपीली प्रणाली पौनर्वाधिक प्रणाली जो है, हम लोग निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करना था। अपीली जब निचला न्यायालय से हम संतुष्ट नहीं है, गलत न्यायालय मैंने निर्णय दिया है, तो हम उसके खिलाफ, उसके आदेश के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में अपील करना। जैसे जिला से उच्च न्यायालय पटना में या पटना से सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह से कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उसको कहते हैं अपीली प्रणाली या पौनर्वाधिक प्रणाली कहते हैं उसको। निचली अदालत के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट पक्ष व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यह न्यायालयीय त्रुटि को सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम होता है। उच्च न्यायालय में कहा जाता है ताकि निचली अदालत से कोई त्रुटि हो गया है तो वह सुधारा जा सके उच्च न्यायालय द्वारा। वही यह न्यायालय जो है त्रुटियों को सुधारने के लिए और न्याय सुनिश्चित करने के माध्यम से होता है। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। कोई भी न्यायाधीश सबूत के आधार पर, न्यायाधीश जो है जज, जिसको संख्या बढ़ा घटा सकता संसद और नियुक्ति करता राष्ट्रपति, ये चाहेगा सबूत के आधार पर मुकदमा को निर्णय देता है। सबूत अच्छा है तो छूट जाएगा, गलत है तो फांसी में कुछ हो, जेल की सजा मिलेगा। न्यायाधीश का निर्णय जो होता है सबूत, एविडेंस मैंने सबूत और तथ्य के आधार पर होता है। सबूत मिलना चाहिए और तथ्य होना चाहिए था, तब जाकर न्यायाधीश निर्णय देता है। दलिया और पुलिस रिपोर्ट केवल निर्णय का हिस्सा होती है। दलिया और पुलिस रिपोर्ट, दलिया रहे और पुलिस रिपोर्ट दोनों है केवल निर्णय का हिस्सा होता है। निर्णय का हिस्सा होता है दलिया पुलिस रिपोर्ट और कुछ नहीं। अंतिम निर्णय सबूतों पर निर्णय होता है। अंतिम निर्णय सबूत के आधार पर न्यायाधीश उसका सबूत और निर्णय, सबूत और तथ्य रहता है, तब जाकर निर्णय देता है। तो न्यायाधीश का निर्णय सबूत और तथ्य पर होता है। दलिया पुलिस रिपोर्ट केवल निर्णय का हिस्सा होती है और अंतिम निर्णय तो सबूत पर होता है। जी कह रहा है कथन पर विचार करना है। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। नहीं, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, सही बात है, लेकिन उनकी ओर से ही कार्य करता है, नहीं दूसरी ओर से भी कर सकता है। कथन विचार करना, देखते हैं ये भी बात सही है तो लिखा है जी, उनकी ओर मतलब राज्य सरकार की ओर से कार्य करता, सही तो है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद होती है, गलत। मुख्यमंत्री के साथ
न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श नहीं होता, उसके साथ नहीं होता। चलते देखते एक और दो दोनों गलत है जी। देखते हैं कहाँ से। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, और कह रहा तो पर राज्य सरकार के अधीन नहीं। उच्च न्यायालय जो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता जी, वे स्वतंत्र और न्यायपालिका का हिस्सा है। जबकि वहाँ बोल रहा था, यहाँ क्या बोल रहा था, कथन विचार कीजिए। उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है उच्च न्यायालय, और उनकी ओर से ही कार्य करता है। ऐसा गलत है, सरकार की ओर से कार्य करता है ऐसा कोई नहीं। स्वतंत्र है तो कानून से काम करेगा, इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ कह रहा है उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श उसके बाद ही होता है। न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं, मुख्यमंत्री कोई हिस्सा नहीं इसमें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय, इसलिए दोनों गलत है, यानी कि एक दो दोनों गलत है। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन नहीं होता जी, क्योंकि उच्च न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका का हिस्सा है। इसलिए जब स्वतंत्र न्यायपालिका का हिस्सा है तो फिर राज्य के सरकार के अंतर्गत कैसे आएगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और केवल सलाह मशविरा किया जाता है। मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति के आधार पर होता है न्यायाधीश की नियुक्ति, चाहे हाई कोर्ट रहे या सुप्रीम कोर्ट रहे, और केवल सलाह मशविरा से किया जाता है, सलाह मशविरा से। न्यायपालिका, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा गलत कथन गलत है, और न्यायपालिका में के बारे में कौन गलत है वो चुनना है। न्यायपालिका जो होता है, न्यायपालिका जिसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय सब आता है, उसको संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है। हाँ, न्यायपालिका के इतना हक मिल गया है, जो संसद जिस कानून को बनाएगा उस कानून को छानबीन करके रद्द कर सकता है, इतना हक है न्यायपालिका के पास। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, नागरिक का जो भी मौलिक अधिकार है उसको सुरक्षा देता है न्यायपालिका। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराते हैं, परंतु ये राज्य सरकार के बीच नहीं। सही बात है, न्यायिक व्यवस्था नागरिक और सरकार के बीच में जो भी विवाद होगा विवाद को हल करता है, सही बात है। लेकिन राज्य सरकार के बीच नहीं, राज्य सरकार के बीच में हल करते हैं, यही गलत है। यहाँ तक सही है, नागरिक सरकार के बीच में विवाद का हल करता है, लेकिन राज्य सरकार के बीच में हल नहीं करता है, ऐसा गलत है। इस न्यायपालिका यही गलत है, जबकि राज्य सरकार के बीच में भी विवाद हो तो उसको भी हल करता है। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सही बात है। न्यायपालिका अपना काम करेगा, उसमें विधायिका कानून बनाने वाला विधायिका और कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाता हो, ये दोनों को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई रोक नहीं, ये दोनों नहीं रोक सकता न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में, इसलिए सही है। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका राज्य सरकार के बीच विभिन्न उत्पन्न विवादों को भी सुलझाने का अधिकार है। राज्य सरकार के बीच विवाद होगा उसको भी विवाद को सुलझाता है। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को राज्य सरकार के बीच, राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय दोनों भी इस विवाद को निपटाता है। राज्य सरकार के बीच विवाद, राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद को भी निपटाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों का हक है, ये नहीं खाली सुप्रीम कोर्ट का हक है।
इसलिए कथन सी गलत है। विवादों निवारण करने का अधिकार दिया गया है, गलत। यहाँ ये ऐसे कह रहा जी, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों जो है राज्य सरकार के बीच और राज्य केंद्र के बीच में विवादों को निपटाता नहीं है, केवल निपटाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं। इसलिए कथन से गलत है। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथन पर विचार कीजिए। 2 कथन लिखे हैं, उस पर न्यायिक समीक्षा के बारे में बताना है। न्यायिक समीक्षा के बारे में बताना है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं। कहने का मतलब है ना, संसद जब कोई भी कानून को पारित करता है, कोई भी कानून को पारित करता है और उस कानून जो बनल है संसद, इस कानून लगता है कि बन तो गया है और संविधान के आधारभूत ढांचा को उल्लंघन कर रहा है। आधारभूत ढांचे को उल्लंघन मैंने संविधान के मूल ढांचा को उल्लंघन कर रहा है उस कानून, तो ऐसे कानून को न्यायालय न्यायपालिका जो न्यायपालिका न्यायालय ऐसे कानून को न्यायपालिका जो भी कहिए कानून को रद्द कर सकते हैं। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बनता। कोई भी विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बनता। नहीं, कोई भी विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास नहीं होता, राष्ट्रपति के द्वारा पास होता है। ये कह रहा है न्यायपालिका के द्वारा पास होता है, ऐसा गलत है। ये कह रहा है कोई भी विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बनता, ऐसा गलत है। हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा पास करना पड़ता है, इसलिए गलत है। दूसरा, वो 1 सही है, 2 गलत है। न्यायपालिका मूल संरचना सिद्धांत यानी कि संविधान के आधारभूत ढांचा उल्लेख करिए उल्लंघन, वही न्यायपालिका मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं। न्यायपालिका अगर मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर रद्द कर सकता है। विधेयक कानून बनने के लिए संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। कोई भी विधेयक बनता है, विधेयक कानून बनने के लिए संसद से राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यकता है। संसद में भी लोकसभा राज्यसभा को देगा, फिर राष्ट्रपति फिर 14 दिन के पास वापस कर देगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाकर मंजूरी मिलेगा, तब जाकर विधेयक कानून बनेगा। न्यायपालिका की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। न्यायपालिका भले गलत सही का फैसला काट के रोक लगा सकता है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचाना। न्यायपालिका में से कौन सा अलग है, ये बताना है। न्यायाधीश की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायपालिका में न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधान में भिन्न बताना, भिन्न कौन है। न्यायाधीश की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, ऐसा गलत है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, तो हाँ। शक्ति का पृथक्करण, हाँ, सभी न्यायपालिका में शक्ति का पृथक्करण सबसे भिन्न यही दिख रहा है। शक्ति का पृथक्करण अलग अलग है। उच्च न्यायालय का शक्ति का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग है। एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। सी, शक्ति का पृथक्करण। अन्य सभी प्रावधान न्यायपालिका की विशेषता और सुरक्षा से संबंधित है। अन्य सभी प्रावधान जो है जिसे न्यायपालिका की विशेषता से और सुरक्षा से है। न्यायपालिका की विशेषता क्या है, न्यायपालिका क्या चीज़ का सुरक्षा देता है, उसके बारे में देखिए। न्यायाधीश की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होता, सही बात है। न्यायाधीश की नियुक्ति जब होता है न्यायाधीश के, तो सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, फिर भी न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। न्यायाधीश का सेवा काल निश्चित होता है, क्योंकि 65 वर्ष होता है या 62 वर्ष। एक बार नियुक्ति हो गया के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है, सही बात है। एक बार न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया तो उसको हटाना बहुत कठिन होता है। सब है न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीश के सेवा काल वही नियुक्ति हो गया, न्यायाधीश के हटाना नियुक्ति के बारे में है।
लेकिन शक्ति का प्रतिकरण ये अलग देख रहा है, इसलिए ही अलग है, भिन्न। इस शक्ति का प्रतिकरण मतलब क्या? न्यायालय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के शक्ति के बारे में न्यायाधीश कोई भी हो सकता है। अन्य सभी प्रावधान न्यायपालिका के सब विशेषता और सुरक्षा से संबंधित है। शक्ति का प्रतिकरण संविधान का व्यापक सिद्धांत है। शक्ति का प्रतिकरण क्या है? संविधान का व्यापक सिद्धांत माना जाता है, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पर लागू होता है। शक्ति का प्रतिकरण न्यायपालिका पर भी, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पर लागू होता है। संविधान का व्यापक सिद्धांत शक्ति का प्रतिकरण है। शक्ति का प्रतिकरण किस पर लागू होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पर लागू होता है। केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है। केवल सोच रहे शक्ति का प्रतिकरण केवल न्यायपालिका तक सीमित है, नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पर लागू होता है शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत। शक्ति का प्रतिकरण संविधान का व्यापक सिद्धांत है। हाँ, जब शक्ति का प्रतिकरण न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पर लागू होता है तो तीनों पर लागू होता है। केवल न्यायपालिका तक सीमित है तो नहीं, केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं, बिल्कुल सीमित कहाँ तक? कार्यपालिका, विधायिका तीनों तक है।